नमस्कार, मेडी टॉक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चैनल 24+ न्यूज़ की ये जो स्पेशल प्रोग्राम है, इसमें हम डिस्कस करते हैं वेरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेकर। आज का हमारा टॉपिक होगा आईवीएफ। जी हाँ, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, जिसे हम निसंतानता भी कहते हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर चेतना जैन, जो कि एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है फ्रॉम प्रेक्षा हॉस्पिटल एंड चेतना आईवीएफ सेंटर, पाल रोड। वेलकम डॉक्टर इन द स्टूडियोज। जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम आईवीएफ कहते हैं। शुरुआत करते हैं, आईवीएफ क्या है? आईवीएफ एक तरह की तकनीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है। उसमें जिन कपल्स को प्रेगनेंसी नहीं होती है, उनके लिए ये एक अच्छी तकनीक है। उससे प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। जिनमें ट्यूबल प्रॉब्लम है या मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी मेल में और कभी फीमेल में जी, उसकी वजह से जब प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, जब वो कपल इशू नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये तकनीक है जिसे हम आईवीएफ कहते हैं। जैसा कि आपने कहा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक आम आदमी के लिए बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। तो उसको अगर हम सिंपल वे में अगर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, तो डॉक्टर उसका क्या मतलब वो रहेगा, अर्थ जो हिंदी में हम अगर बोलेंगे, वो एक बार आप बताइए, क्योंकि काफ़ी सारी भ्रांतियां होती है, लोग नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जब कभी मरीज की प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, जिसमें कभी मेल फैक्टर भी रहता है और फीमेल फैक्टर भी रहता है। तो मेल फैक्टर्स में जैसे कभी आपने सुना होगा कि काउंट्स तो हैं, सीमन में काउंट्स तो हैं, पर वो मोटाइल नहीं है, उनमें क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग उसको सीमन को वॉश करके और इक्सी का प्रोसीजर करते हैं। उसमें महिला को बेहोश करके जी, उसको कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं जी। 10 से 15 दिन का प्रोसीजर होता है वो। उसमें इंजेक्शन, कुछ सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा के, टेस्ट वगैरह करवाने के बाद हम लोग उसमें उनको, महिला को इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन हार्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं। हार्मोन्स के इंजेक्शन देने के बाद उसमें अंडे बनने की प्रक्रिया हो जाती है। जब अंडे बनने की प्रक्रिया, हम उसको सोनोग्राफी के द्वारा देख लेते हैं जी, अंडे की साइज क्या बनी है। उसको हम 12 से 14 दिन के बीच में, जब उसकी साइज अच्छी हो जाती है, 18 से 20 mm 22 mm के बीच में हो जाती है, तब इंजेक्शन लगा के और उन अंडों को 36 आवर्स के बाद उसको, महिला को बेहोश करके सारे अंडों को बाहर निकाल लिया जाता है। जिस तरह का मीडिया उनके बॉडी में रहता है, करीब करीब उसी तरह का जो मीडिया है, एक मीडिया कहते हैं या जी सॉल्यूशन है, उसमें उन अंडों को रखा जाता है। और जो हस्बैंड का सीमन होता है, वीर्य होता है, उसको वॉश करके, जो अच्छे स्पर्म्स होते हैं जी, उनको उसी महिला के अंडे और उनके जो हस्बैंड के सीमन होता है, उसके साथ में उनको आईवीएफ करा जाता है। या तो उसमें यदि काउंट्स अच्छी होती है तो उनको आपस में रख दिया जाता है, उससे 3rd डे उनका प्रेगनेंसी बन जाती है। स्टेजेस डेवलप होती हैं, 2 सेल, 4 सेल, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, इस तरह से स्टेज डेवलप होती है। और जब वो अच्छी डेवलप हो जाती है, तो एक पतली सी नली से बिना बेहोश करे मरीज जो लेडी रहती है, उसके यूट्रस में हम लोग डाल देते हैं। मतलब उसको वापस इम्प्लांट किया जाता है। इम्प्लांट इन द सेंस कि नॉर्मल तरीके से रख दिया जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस से वो डेवलप होता रहता है। राइट, ये तो एक हमें आइडिया लग गया कि प्रोसेस क्या होता है। बिफोर वी गो फॉर द प्रोसेस, मतलब कौन सी ऐसी स्टेज है, कौन सा ऐसा एज है जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस जो है, नेचुरल प्रोसेस प्रेगनेंसी का, एक माँ बनने का जो नेचुरल प्रोसेस है, वो हम सभी जानते हैं। दैट इज देयर एनी एज फैक्टर्स डॉक्टर? यस, एज इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रेगनेंसी। यदि आपने पहले जमाने में देखा होगा कि अर्ली मैरिजेस हो जाती थी। अर्ली इन द सेंस कि आफ्टर 25, 22 तक यदि मैरिज हो जाती है, तो इट इज द राइट एज टू मैरिज। अब क्या है कि कैरियर ओरिएंटेड है, एजुकेशन बढ़ गई है, लेडीज भी वर्किंग हैं जी, तो उसमें आपकी मैरिज थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेट होने से आपकी जो एग बनने की क्षमता है, वो थोड़ी सी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तो डॉक्टर, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो आपने अभी बोला कि धीरे धीरे ये डाउन होने लगती है, या आप कह सकते हैं कि डाउन साइज हो रही है, तो ये कौन से एज में इफेक्ट होता है एक फीमेल? और आजकल की लाइफस्टाइल करता है, ये
फिक्स क्राइटेरिया नहीं है जी कि इसी समय अंडे बनने की क्षमता कम हो जाती है, पर कुछ लेडीज की तो 25 इयर्स में भी कम हो जाती है। इट इज ऑल ड्यू टू द कुछ सब इन्फेक्शन हो गया है या हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए हैं उसकी वजह से। अदरवाइज 30-32 उसके बाद धीरे धीरे जो अंडे बनने की क्षमता है, ओवरीज की जो वर्किंग है, वो धीरे धीरे कैपेसिटी कम होने लगती है। और इसका कोई टेस्ट है डॉक्टर जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं? इसके हम कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले या जब आप पेशेंट कोई भी आता है हॉस्पिटल में, उसके पहले हम लोग कुछ हार्मोन्स टेस्ट कराते हैं, जिससे हमको उनका लेवल पता चल जाता है कि उनकी अंडे बनने की क्षमता कैसी है, हस्बैंड में वीर्य की क्या कंडीशन है, स्पर्म्स की जो कंडीशन है, स्पर्म्स की काउंट्स कितनी है। काउंट्स इज ऑल्सो नॉट ऑल दैट इम्पॉर्टेंट जितना कि उसकी क्वालिटी एंड मोटिलिटी मतलब कितने हेल्दी स्पर्म्स है। हेल्दी स्पर्म्स आर मोर इम्पोर्टेंट, राइट? स्पर्म्स यदि 20 मिलियन भी हैं और 20 में से आपके 18 मिलियन बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो दैट मीन्स आपको 100 मिलियन की आवश्यकता नहीं है, वो 20 मिलियन इज सफाइस फॉर यू। ओके, तो नंबर ऑफ स्पर्म्स जरूरी नहीं है, जितने स्पर्म्स है वो हेल्दी होने चाहिए और मोटाइल होने चाहिए। मोटाइल को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो चलनशील, उनकी गतिशीलता वो एक क्वालिटी अच्छी होती है। राइट। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में अगर नहीं हो पा रही है तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डॉक्टर। आई थिंक आईवीएफ तो बहुत बाद वाला स्टेज होता है। अगर हम थोड़ा सा उसके पहले की बात करें कि और कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण निसंतानता हो जाती है किसी भी कपल को? यदि अपन बात लेमन लैंग्वेज में या सामान्य भाषा में अपन बात करना चाहें तो उसमें यह रहता है कि यदि कोई भी कपल 1 साल तक बिना किसी कंट्रासेप्शन मीन्स कि कोई भी गर्भ निरोधक वस्तु है कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम और चाहते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम उसको निसंतानता कह सकते हैं। राइट। तो मतलब 1 साल का जो एक टाइम पीरियड है वो हम ले सकते हैं इन जनरल। और अब ये चीज जो 1 साल की है वो क्योंकि एज फैक्टर्स, एजुकेशन, कैरियर और वो सबको देखते हुए यदि आप एज आपकी ज्यादा है तो ये जो आपका 1 ईयर का गैप है वो आप 6 मंथ को भी मानते हैं आजकल हम। राइट। डॉक्टर, यहाँ मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूंगी कि आजकल जैसा कि आपने कहा फीमेल्स करियर ओरिएंटेड होती हैं, शादी के बाद 2-3 साल तक बच्चा नहीं चाहती हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो लेंगे पहले। ओके, तो मेरा सवाल ये था आपसे डॉक्टर कि आजकल जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी करियर ओरिएंटेड होती हैं, आपने भी ये बात बोली है, तो 2-3 साल तक का भी गैप रखते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं 1 साल, तो आपको क्या लगता है डॉक्टर, क्या ये सही है? 1 साल की गैप यदि अपने आप रख रहे हैं तो वो इनफर्टिलिटी नहीं कहलाती है। राइट, है ना? यदि आप गैप नहीं रख रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो जी, और उसके बाद यदि प्रेगनेंसी नहीं होती तो उसको हम इनफर्टिलिटी लेबल करते हैं। यदि मरीज चाहता है, मतलब कपल चाहता है कि अब मुझे होना चाहिए प्रेगनेंसी और नहीं हो रही, तो हम उसे लेबल करते हैं कि वो निसंतानता के दायरे में आ जाते हैं। फिर उसके लिए हम लोग जब पेशेंट कपल हॉस्पिटल आते हैं तो हम उनके लिए कुछ बेसिक टेस्ट करवाते हैं। जैसे महिला में हम लोग हार्मोन्स टेस्ट करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट, रूटीन टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं। पुरुषों में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हार्मोनल, ऐसे आजकल थायराइड की प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है, थायराइड, डायबिटीज, इन सबको स्क्रीन करते हैं और सीमन एनालिसिस 2-3 दिन के गैप के बाद हस्बैंड से यदि कांटेक्ट के बिना, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि एब्स्टिनेंस के बाद 3 डेज एब्स्टिनेंस के बाद स्पर्म्स का एनालिसिस करवा लेते हैं। मतलब वो 3 दिन का गैप रखें तो बेहतर है, तो ताकि जो टेस्ट जो करवाए जाएंगे उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव निकले। राइट डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, मैं ये भी थोड़ा प्रेगनेंसी विद एनीमिया के बारे में भी अगर थोड़ा आप बताएंगे, बिकॉज ये भी काफी कॉमन है लेडीज में, फीमेल्स में। ज्यादातर लेडीज प्रेगनेंसी के समय में खून की कमी आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है ये सब। सबसे ज्यादा है खाना पीना, खान पीन जो होता है। लेडीज ज्यादातर अपने घरों में काम में ही लग जाती हैं, उलझ जाती हैं और अपने ऊपर, जबकि उनको डबल खाना चाहिए, राइट, तो वो 1/4 भी नहीं लेती हैं। काम के दिन भर काम करके थक जाती हैं तो खाने की भूख ही नहीं खत्म हो जाती है। प्लस दूसरा ये रहता है कि फ्रूट्स हैं, कुछ भी हैं, तो बच्चों को पहले दे दें, हस्बैंड को पहले दे दें, सास ससुर को पहले दे दें, अपने लिए सबसे लास्ट में वो सोचती हैं कि अब मैं खा लूं। जी बिल्कुल। तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। प्लस
एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए गांव वगैरह में भी क्या रहता है कि हालांकि फैसिलिटीज अब तो गांव में भी बहुत हो गई है, राइट, बहुत अवेयरनेस भी हो गई है, और वो पर लोग जाके लेते नहीं है। राइट, फैसिलिटीज देयर बट दे आर नॉट टेकिंग, दे आर नॉट अवेलिंग दैट। तो उसकी वजह से आयरन की टैबलेट्स वगैरह नहीं लेते हैं, 9 महीने तक में भी एक बार भी जाके हॉस्पिटल्स में विजिट नहीं करते हैं। तो ये सब कारण रहते हैं, खान पान नहीं होता है बराबर, जितना उनको न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, वो कुछ भी नहीं लेते हैं। एक बैलेंस डाइट अगर कहा जाए तो एक बैलेंस डाइट एक महिला को लेना चाहिए, वो अगर वो नहीं ले रही है तो ये भी एक कारण है निसंतानता का। मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर चेतना जैन, जो कि है इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम प्रेक्षा हॉस्पिटल एंड चेतना आईवीएफ सेंटर, पाल रोड। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर, और कोई भी सवाल है बेहिचक आप कॉल कीजिए। आईवीएफ से रिलेटेड, निसंतानता से रिलेटेड आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, एनेमिक लेडीज अगर हैं, आजकल आप देखेंगे काफ़ी सरकार भी बहुत सारे प्रमोशंस कर रही है, ऑन एयर आप सुन सकते हैं आयरन की गोली लीजिए, बिकॉज द मेन एम इज कि जो ये एनेमिक लेडीज हैं उन तक ये मैसेज पहुंचे, एक अवेयरनेस डेवलप हो, एंड डेफिनेटली प्रेगनेंसी विल हेल्प दिस थिंग। आईवीएफ से जुड़ी और कौन सी तकनीक है जो कि जरूरत पड़ती है आईवीएफ के साथ? देखिए, आईवीएफ से पहले बहुत सारे ऐसे वो ट्रीटमेंट हैं जो आपको प्रेगनेंसी से हेल्प करते हैं, प्रेगनेंसी में। राइट डॉक्टर। स्टार्टिंग में हम लोग पेशेंट आते ही अपन आईवीएफ नहीं कहते, पहले हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स टेस्ट कराना, स्पर्म्स काउंट्स करवाना। उसके बाद हम बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ बच्चे ठहरने के हिसाब से टैबलेट्स चालू करते हैं जी। और उसके साथ में हम कहते हैं कि एक फॉलिकुलर स्टडी करवा दीजिए। फॉलिकुलर स्टडी का मतलब होता है अंडे बनने की सोनोग्राफी। जो हमने टैबलेट दी है उससे महिला के अंडे डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, right. और हो रहे हैं तो टाइम पे डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि मैच्योरिटी नहीं होती है तो हम उसमें कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो टाइम पे डेवलप हो, और जब उसकी साइज अच्छी पहुंच जाती है तब हम लोग उसको रप्चर के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। रप्चर का इंजेक्शन लगाने के 36 आवर्स के बाद यदि बेसिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम उसमें टाइमली उनको कपल्स को एडवाइस करते हैं कि दे कैन हैव देयर इंटरकोर्स एट दैट टाइम। ओके, तो बेसिकली जो समझ में आ रहा है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और वो अगर सही तौर से फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं, प्रेगनेंसी इज अचीवेबल। डॉक्टर, जैसा कि मैंने पूछा था कि और कौन से ऐसे तकनीक है जो कि आईवीएफ एज यू सेड इज द लास्ट स्टेज, तो ऐसी कौन सी और तकनीक है जो कि उसके पहले हम करते हैं? यदि महिला की लेप्रोस्कोपी या एचएसजी मतलब हम एक दवाई डाल के एक्सरे करते हैं जिससे ट्यूब्स की कंडीशन पता चल जाती है। यदि महिला में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूब्स ठीक हैं, तो उसका फर्स्ट स्टेप हम लोग स्पर्म्स की यदि कोई प्रॉब्लम है, कई बार अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी रहती है, राइट, तो उसमें कभी दोनों फैक्टर्स नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो हम लोग उसको आईयूआई के लिए प्रमोट करते हैं। आईयूआई में इट इज़ अ सिंपल प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, हार्मोन्स का इंजेक्शंस भी देते हैं, और जब रप्चर होता है, अंडा फूटने का समय होता है, उसके 36 आवर्स के अंदर हम लोग आईयूआई का प्रोसीजर करते हैं। आईयूआई इज़ अ सिंपल प्रोसीजर, उसमें जो स्पर्म्स होते हैं उसको वॉश करके, और जो कंसंट्रेटेड नॉर्मल बेटर स्पर्म्स जो होते हैं उसको हम मीडिया के साथ डाल के, और उसको एक सिंपल कैथेटर के थ्रू, आईयूआई कैथेटर होता है, उसको महिला के यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। डायरेक्टली उसको स्पर्म्स, जो कंसंट्रेटेड अच्छे स्पर्म्स होते हैं, उनको हम डायरेक्ट यूट्रस में डाल देते हैं, और वो फिर जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर जो होता है जी, उसको एनहेंस करता है। जी डॉक्टर, एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम लेंगे। हेलो, हाँ जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीरे कर लीजिए ताकि आपकी आवाज सुनाई दे सके। हेलो, हाँ जी, अपना सवाल पूछिए सर। हेलो, यस सर, अपना सवाल पूछिए। शायद किसी कारणवश ये कॉलर हमसे जुड़ नहीं पाए, हम दोबारा इंतजार करेंगे। तो डॉक्टर, हम बात कर रहे थे पूरे प्रोसेस की, आईओआई की, जो कि एक फर्स्ट स्टेप है बिफोर वी एक्चुअली रीच आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
तो एक फ्रोजन एग्स की भी हम सुनने में आता है कि एग्स को फ्रोज किया जाता है, तो वो कौन सा स्टेज है और क्या वो ज़रूरी है करना? फ्रोजन एग ट्रांसफ़र जो हम लोग करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, किसी महिला के आईवीएफ करने के बाद यदि बहुत सारे एग्स अपने को मिल जाते हैं, एम्ब्रियोज जी, ज़्यादातर हम लोग 2 से 3 एम्ब्रियोज ही ट्रांसफ़र करते हैं। यदि ब्लास्टोसिस्ट है तो ब्लास्टोसिस्ट तक स्टेज पर जाते हैं तो 1 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र यूजुअली करते हैं। यदि उसके एक्सेस बने हुए रहते हैं तो हम उसको फ्रीज करके रख लेते हैं, मतलब स्टोर करके फ्रीज करके नाइट्रोजन, ताकि दोबारा वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, दोबारा जैसे महिला को इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, और वही फ्रोजन जो एम्ब्रियोज होते हैं उसको नेक्स्ट साइकिल के लिए उसको थॉ करके वापस उसको उस फ्रोजन जो रहते हैं उसको निकाल के उसको नॉर्मल स्टेज पे लाके मीडिया के द्वारा उसको क्लीन करके और उसी को प्रत्यारोपण कर सकते हैं। उसके लिए फिर महिला को वापस वही इंजेक्शन के प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर वो उसमें पॉसिबल है कि जब महिला के बहुत सारे अंडे मिले और उन अंडों में से अच्छे अंडे ही डेवलप हो जाएं और एम्ब्रियोज बन जाएं। राइट डॉक्टर, तो जो समझ में आया है मुझे वो ये है कि अगर महिला के खुद के जो नेचुरली जो एग्स अगर नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे हैं तो हम बेसिकली पूरे प्रोसेस के थ्रू न्यू एग्स हम फॉर्म करते हैं, फिर उसको स्टोर किया जाता है और सारा प्रोसेस जो होता है वो बाहर होता है। राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। राइट, ये लैब में होता है, लैब होती है जी, वो बड़ी क्लीन और उस तरह की काफी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर, मेरा सवाल ये होगा कि हाउ सेफ दिस प्रोसेस इज, जैसा कि हम हाइजीन की बात करते हैं तो कितना सेफ ये प्रोसेस रहता है? एडवांसमेंट इन एवरी पार्ट, राइट, स्पेशली इन मेडिकल साइंस जी, तो उसकी वजह से बहुत एडवांस्ड टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, अच्छे अच्छे मीडिया आ गए हैं, सारे हायर क्वालिटी के, तो उससे चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर मोर एंड डेवलपमेंट इज मोर। अच्छे एम्ब्रियोज आपको मिल जाते हैं। राइट, नॉर्मली इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लग जाता है डॉक्टर? आईवीएफ के प्रोसेस में एटलीस्ट आप मान के चलिए 20 डेज लग ही जाते हैं। जैसे पीरियड का जो सेकेंड डे होता है उस दिन से हम महिला को इंजेक्शन देने चालू करते हैं जी, और 10 से 11 दिन के बीच में महिला के जो अंडे हैं ज़्यादातर महिलाओं के डेवलप हो जाते हैं उन इंजेक्शनों के द्वारा जी। जब 12वां और 14वां दिन होता है उन दोनों दिनों के बीच में हर महिला में अलग होता है, तो उस समय हम सारे एग जो होते हैं वो निकाल के उसको ओवम पिकअप कहते हैं जी। वो एक पतली सी नीडल से सोनोग्राफी के द्वारा देखते हुए सारे अंडे बाहर निकाल लेते हैं और उनको हम इक्सी मशीन भी होती है जिसमें यदि स्पर्म्स की काउंट्स कम है जी, सीमन की काउंट कम है, स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसमें यदि स्पर्म्स कम होते हैं तो वो इक्सी मशीन के द्वारा एक सिंगल अंडे में सिंगल स्पर्म्स को हम लोग डालते हैं उसको मशीन के द्वारा, नीडल के द्वारा। राइट डॉक्टर, यहाँ मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि हमने कहा कि महिला में हम ये सारा प्रोसेस करते हैं और एग्स डेवलप किया जाता है, क्या पुरुष में भी इस तरह का कोई प्रोसेस किया जाता है ताकि उनके जो स्पर्म्स हैं वो हेल्दी हो जाएं, या उनके स्पर्म्स अगर मतलब अच्छे क्वालिटी के नहीं है, इज देयर अ प्रोसेस फॉर अ मेल एज वेल, और हाउ डज इट वर्क्स? जो मेल्स होते हैं उनमें क्वालिटी और काउंट्स की बहुत सारे कॉजेज होते हैं कि कम क्यों होते हैं या क्वालिटी खराब क्यों होती है। एज फैक्टर, लाइफ स्टाइल, आजकल आपने देखा होगा जीन्स, टाइट कपड़े, स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एल्कोहलिक होते हैं काफी लोग, तो एल्कोहलिक होना, सिगरेट का सेवन करना, निकोटीन इज very hazardous. It directly affect the sperms. Right. So it's not just the female who is responsible for this. Definitely 50% is the male who is responsible. And nowadays male infertility is increasing. It's increasing. Yes. Just because of the lifestyle. तो लाइफस्टाइल अगर नहीं है आपका ठीक, टाइट कपड़े अगर आप पहन रहे हैं, गुटके का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि आगे जाकर आप अगर शादीशुदा हैं या आप शादी कर चुके हैं और अगर आप एक मतलब प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं, एक बच्चे के लिए सोच रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हैं इस पूरे इशू में। राइट, 50% फीमेल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, 50% मेल में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो दोनों 50-50% मिला के 100% प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
करेक्ट डॉक्टर, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और इसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि 1 साल तक अगर आप कोशिश कर रहे हैं और आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको टेस्ट करवाना चाहिए, जो बेसिक टेस्ट जो हैं, जो कि डॉक्टर ने ऑलरेडी बताया है आपको, वो अगर आप करवाते हैं उसके बाद ये इस चीज़ पर हम फोकस कर सकते हैं कि क्या आईवीएफ की ज़रूरत आपको पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या तो दूसरे जो प्रोसेस है, जो इनिशियल प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस से भी काफ़ी पेशेंट्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं यदि आप टाइमली हॉस्पिटल जाते हैं, टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं और फॉलो करते हैं। मोस्टली क्या होता है, पेशेंट आ जाता है, आने के बाद उनको लगता है बड़ा कम्बरसम सा ट्रीटमेंट है, दे आर नॉट फॉलोइंग, और वो लेट स्टेज में आते हैं। अर्ली स्टेज में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, छोटे से ट्रीटमेंट से भी आपका काम चल जाता है। डॉक्टर, इसको अगर थोड़ा ज़्यादा आप एलॉबरेटिव वे में बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली स्टेज एंड लेट स्टेज, तो इसको हम कैसे डिफाइन करें? जैसे एक आम आदमी या एक आम महिला कब ये डिसाइड करे या कब वो ये जान पाएगी कि मुझे अब आईवीएफ के लिए जाना है? आईवीएफ के लिए डायरेक्टली जाने का नहीं होता है, ये आपको यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जैसा कि आपको पहले ही बताया, 1 महीने 1 साल के अंदर, तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। फिर जो भी आपके गायनिक हैं या इनफर्टिलिटी, आपको ज़्यादातर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक ट्रीटमेंट और इसमें कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट रहता है डॉक्टर का, और आपको काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझाने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, अवेयरनेस बेसिकली। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इनफर्टिलिटी की, निसंतानता की। दर्शकों, यहाँ वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम वापस हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मौजूद है डॉक्टर चेतना जैन, जो कि है लेप्रोस्कोपिक सर्जन और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्रेक्षा हॉस्पिटल एंड चेतना आईवीएफ सेंटर, पाल रोड। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आपको कोई भी सवाल अगर पूछना है हमारे डॉक्टर से तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। डॉक्टर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आज हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब सबसे पहले पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप कौन कौन से टेस्ट करते हैं या किस तरह से उसकी काउंसलिंग करते हैं? जब पेशेंट आता है तो पहले इम्पॉर्टेंट होती है, सबसे पहले उनकी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट होती है, और हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं, शादी को कितना समय हुआ है, कितने समय से वो साथ रह रहे हैं। आजकल आप खुद ही समझते हैं कि कैरियर ओरिएंटेड हैं सारे, कभी वर्किंग दोनों की अलग अलग होती है। यदि कई बार जो हस्बैंड होते हैं यूजुअली बाहर वर्क करते हैं, तो दोनों की जो समय रहता है साथ में रहने का वो कई बार कम होता है जी। तो उस समय वो सब चीज़ों को देखते हुए हम पेशेंट के टेस्ट उसके अकॉर्डिंगली करवाते हैं। ज़्यादातर महिला, आपको मैंने बताया, पहले ही बताया था, महिला के सोनोग्राफी और ये इस तरह के जो नॉर्मल टेस्ट हैं वो करवाने के बाद, हार्मोन्स टेस्ट करवाने के बाद
यदि ये सारी चीज़ें ठीक आती हैं, कुछ इनमें परेशानी होती है तो हम उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देते हैं। प्लस उसके साथ में यदि 1 या 2 साल ही हुआ है तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि HSG करा दें। HSG मतलब हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम, एक एक्सरे होता है महिला का, उसमें दवाई डालते हैं और दवाई डालने के बाद उससे बच्चेदानी, बच्चेदानी और ट्यूब्स की जो पेटेंसी है, मतलब ट्यूब खुली हुई है या नहीं खुली हुई है, उसका हम मतलब टेस्ट जो कराते हैं। फैलोपियन ट्यूब है जिसके द्वारा अंडा गर्भाशय के अंदर जाता है और स्पर्म्स जहां मिलते हैं उनकी जो फर्टिलाइजेशन की प्लेस होती है वो ट्यूब्स होती है। ट्यूब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द फर्टिलाइजेशन, मतलब बच्चा ठहरने की जो प्रक्रिया होती है वो वहीं होती है जी। उसकी टेस्टिंग के मतलब बेसिक टेस्ट हम ये करवा लेते हैं। यदि HSG में कोई तरह की कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी। जो हिस्ट्रोस्कोपी होती है वो गर्भाशय की जांच होती है, उसमें दूरबीन के द्वारा कई बार आपने सुना होगा कि कोई छोटी सी गांठ है, पॉलिप है, गर्भाशय के अंदर कई बार जाले आ जाते हैं जी। बच्चेदानी का मुंह कई बार सिकुड़ा होता है या बंद होता है, उसको खोल दिया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि जो अंदर से नली होती है वो बंद होती है, तो नली को खोलने की प्रक्रिया उससे कर सकते हैं जी। तो हिस्ट्रोस्कोपी एक दूरबीन की जांच भी है और साथ में उसका ट्रीटमेंट भी कर देता है वो पार्ट। यदि कोई पॉलिप होता है तो हम उसको पॉलिपेक्टमी कर देते हैं। एडिशंस होते हैं, मतलब जाले होते हैं, तो उनको हटा देते हैं। यदि ट्यूब कम खुली है तो हम उसको प्रेशर के द्वारा ट्यूब को खोल देते हैं नली डाल के जी। उसके बाद हम पेट से एक दूरबीन डालकर ट्यूब, अंडेदानी, बच्चेदानी, उसमें कोई जाले हैं, ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, सूजन आई हुई है या कोई जाले हैं, एंडोमेट्रियोसिस की कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो वो सब अपने को उसमें क्लियर हो जाता है। यदि कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको इट इज अ करेक्टिव ऑल्सो। तो बेसिकली ये डायग्नोस्टिक नहीं है, ये डायग्नोस्टिक तो है ही, साथ में करेक्टिव मेजर भी है। ऑलराइट, उसको वो सुधारने के लिए भी रहता है। तो इससे कई बार पेशेंट सिंपल इस प्रोसीजर के बाद उनकी ट्यूब्स खुल जाती हैं और सिंपल ट्रीटमेंट देने से भी उनको प्रेगनेंसी ठहर जाती है। तो इसके लिए डरने की बात नहीं है कि भाई लेप्रोस्कोपी क्यों करा दें या नहीं करा दें, पर ये बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है। इससे क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है। तो जो आगे का ट्रीटमेंट होता है उसके हिसाब से अपन कर सकते हैं। राइट। तो ये जो प्रोसेस है लेप्रोस्कोपी और HSG, जैसा कि आपने बताया कि ये प्रोसेस अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली फिर IVF की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा अपने को ये पता चल जाता है कि इस पेशेंट का अपने को IUI करना पड़ेगा, इस पेशेंट का IVF करना पड़ेगा। ट्यूब्स में यदि कोई प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप मरीज को काउंसिल कर सकते हैं। जैसे निसंतानता हर मरीज को है, मतलब काफी लोगों को है, हर कपल को है, पर हर कपल की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। मतलब उनका प्रॉब्लम तो यही है कि बच्चा नहीं हो रहा है जी। पर हर मरीज में प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है। किसी के ट्यूब्स की प्रॉब्लम होती है, किसी की अंडेदानी की प्रॉब्लम होती है, किसी की बच्चेदानी की प्रॉब्लम होती है, किसी के स्पर्म्स की प्रॉब्लम होती है जी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को करने से सब कुछ, उसका एक पूरा टोटल टेस्ट करवाना जरूरी होता है। जब ये कंप्लीट टेस्ट हो जाते हैं तब हम उस मुद्दे पे पहुंच जाते हैं कि हमें क्या करना है उस मरीज के लिए। उस हिसाब से हम उसको काउंसिल कर देते हैं, उसको समझा देते हैं कि ये प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम जरूर लगता है, पर यदि कंसिस्टेंट होके मरीज लेता है तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है। जिस तरह से IUI है उसका 15% चांस होते हैं, 1 से 6 साइकिल, 1 to 6 साइकिल यदि हम करवाते हैं 15% चांस। 1 to 6 साइकिल को थोड़ा सा क्लैरिफाई ऐसा है कि एक साइकिल मतलब एक महीने में यदि हम एक साइकिल कराते हैं उसको एक साइकिल कहते हैं। उस कंप्लीट कोर्स के बाद मैक्सिमम हम 1 to 6 साइकिल ही एडवाइस करते हैं। ज्यादातर लोगों के 1 से 3 साइकिल के अंदर प्रेगनेंसी ठहर जाती है यदि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि मेजर कुछ भी प्रॉब्लम है, कई बार अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, बार बार IUI करवाते हैं, सब कुछ करने के बाद, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, तो हम उसको फिर नेक्स्ट स्टेप IVF के लिए एडवाइस करते हैं। और IVF में जो चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी ठहरने के, पहले तो ये काफ़ी कम चांसेस थे, 15-20% चांसेस रहते थे, पर आजकल क्योंकि सारी टेक्निक काफ़ी डेवलप हो गई है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, अच्छा कल्चर, मीडिया, सब कुछ एडवांसमेंट के वजह से अब इसके चांसेस 35 से 45% चांसेस होते हैं। और वो भी आप कई बार मरीज आते हैं, कहते हैं कि आप गारंटी दो। जी। तो इसमें गारंटी कुछ नहीं होती है, विश्वास की चीज होती है,
पहली चीज़। और हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी मरीज में उसके 10% चांस होंगे, किसी में 45%। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लेते हो उतने अच्छे चांसेस होते हैं। स्ट्रेस फैक्टर जो होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मरीज यदि बहुत परेशान, हालांकि उनकी मेंटल कंडीशन, जो भी इस तरह के कपल आते हैं वो परेशान होकर ही आते हैं, बहुत जगह घूमकर, बहुत डॉक्टर्स के पास से जाकर। जब वो लास्ट में इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास पहले बेसिक ट्रीटमेंट लेते हैं, लोकल ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो करते हैं। जब वो लास्ट में आते हैं तब वो बहुत थक चुके होते हैं और परेशान हो चुके रहते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनको जेंटली आप समझाइए। डॉक्टर की भी बहुत काउंसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने कहा, पूरी हिस्ट्री के बारे में आप पता करते हैं, उसके बाद ही आप सही उनको सुझाव देते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह के जैसा कि आपने कहा मरीज बहुत परेशान हो जाते हैं, तो क्या उनको परेशान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, राइट? उनको देखिए, परेशान तो होते हैं, पर परेशान होके कुछ उससे फायदा तो नहीं होने वाला। करेक्ट। जितना कम परेशानी, जितना जो भी मरीज कम टेंशन रखेगा, वो उतना सक्सेस उसमें ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट है उतना हायर रहता है। राइट, लाइक हेल्दी माइंड का हेल्दी होना एक फीमेल के लिए भी बहुत जरूरी है, दोनों के लिए। तो नॉट जस्ट कि द फूड दैट शी इज ईटिंग, बैलेंस डाइट तो है ही, लेकिन अगर वो टेंशन में है तो वो भी मानसिक तनाव जिसे कहते हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर है, मानसिक तनाव ही बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो सभी लेते हैं जी पर वो जो भी महिला बहुत टेंस होगी, आप दो तरह की महिलाएं रखें, यदि जो टेंशन वाली है और जो नहीं टेंशन वाली है, जो नहीं टेंशन वाली है उसको प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे जी। और जो नहीं टेंशन रखती हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट ट्रीटमेंट भी हो जाता है, पेशेंट ले भी लेता है, प्रेग्नेंट भी हो जाता है और कैरी ऑन भी अच्छे से कर लेता है। अच्छा डॉक्टर, एक ये चीज जो हम सुनते हैं कि मल्टीपल बर्थ्स, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इज इट अ मिथ, मतलब क्या ये सच है या क्या है इसके पीछे की वाई पीपल से कि IVF से मल्टीपल बर्थ्स हो जाते हैं? मल्टीपल बर्थ्स मिथ्य नहीं है। मल्टीपल बर्थ्स आर मोर इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। जो बेसिक ट्रीटमेंट हम लोग टैबलेट्स भी देते हैं उसमें भी मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 50% चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यदि हम IVF करते हैं तो हम 2 या 3 भ्रूण प्रत्यारोपण करते हैं जी। जरूरी नहीं है कि सारे ही भ्रूण डेवलप हो जाएं, कभी 2 भी हो सकते हैं, कभी 1 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो जाते हैं जी। तो वही है कि महिला की जो बच्चेदानी है उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है। तो मल्टीपल बर्थ्स आर कॉमन, वेरी कॉमन in IVF, in IUI and normal treatment also pregnancy। राइट डॉक्टर, एक ये बेसिक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि जब भी कोई कपल बच्चे के लिए सोच रहे हैं तो व्हाट इज द राइट टाइम टू एक्चुअली लुक फॉर, लाइक एक साइकिल होता है, मंथली साइकिल होता है जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, तो विच आर द मोस्ट फर्टाइल डेज फॉर अ फीमेल? क्या ऐसा भी कुछ होता है कि मोस्ट फर्टाइल डेज यूजुअली, यदि नॉर्मल साइकिल है लेडीज का, नॉर्मल साइकिल 28 डेज 30 डेज में जैसे जिसके पीरियड्स आते हैं, तो उसमें जो पीरियड्स का 14th डे होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जो नेक्स्ट पीरियड से पहले का 14th डे वो मोस्ट ओव्यूलेशन वाला टाइम होता है। तो यूजुअली हम लोग पेशेंट को काउंसिल करते हैं 10th डे से 16th 17th डे के बीच में जो टाइम रहता है वो आपका पीरियड होता है फर्टाइल पीरियड। 10th डे ऑफ द पीरियड डे, थोड़ा अगर क्लैरिफाई करेंगे इसको। यदि आपको 1 तारीख को पीरियड आया है जी, तो जो 10 तारीख है, 10 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच का जो टाइम है जी, उस समय में यदि आप साथ में रहते हैं जी, तो उस समय प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ जाता है यदि आपके सारे फैक्टर्स नॉर्मल हैं तो। अगर नॉर्मल है तो ये सबसे बेसिक चीज है। ये सबसे बेसिक चीज है। सबसे जैसे आजकल बहुत अवेयरनेस भी है जी, कुछ कपल्स बड़े अवेयर रहते हैं, विद इन 2-3 मंथ्स 5 मंथ्स में ही वो आ जाते हैं, डॉक्टर वी वांट अ चाइल्ड जी, ओके। तो हम उनको यही काउंसिल करते हैं कि दिस इज द फर्टाइल पीरियड, यू जस्ट ऑप्ट दीज पीरियड्स फॉर 2-3 months, देन इफ यू विल नॉट कंसीव देन यू कम बैक अगेन। सो बेसिकली बहुत ही बेसिक चीज है जो पहली बार जब अगर कोई भी कपल आपके पास आता है कि हमारा बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो ये जो चीज है ये काउंसलिंग का सबसे पहला स्टेप
पहला स्टेप है उनमें जो यंग कपल्स हैं, यस, राइट। इफ आपके पास 10-12 साल के बाद पेशेंट आता है, शादी के 10 साल के बाद, उसमें ये चीज पॉसिबल नहीं है उनके लिए। फास्ट ट्रीटमेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट पेशेंट्स, क्योंकि इतना स्ट्रेस फैक्टर ऑलरेडी उन लोग झेल चुके होते हैं। डॉक्टर, टाइम की जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक फीमेल में विच इज़ द फैक्टर और विच इज़ दैट एज जब वो एग प्रोडक्शन डिटेरिटेट होता है या वो कम होने लगता है, और उसी तरह से मेल में भी जो हेल्दी स्पर्म काउंट है वो कौन से एज तक, अगर क्या हम ये डिस्कस कर पाएंगे या इसके बारे में पाएंगे? जी बिल्कुल बताइए। मेल्स में भी करीब 40 के आसपास, 40-45 तक अच्छे स्पर्म्स हो जाते हैं, पर जितना यंग कपल रहेगा उतने चांसेस, क्वालिटी, एवरीथिंग इज नॉर्मल। ओल्ड लेडीज जैसे 30 के बाद, 30-35 के बाद में फॉलिकल्स बनने कम हो जाते हैं और उनकी क्वालिटी बन भी रहे हैं पर उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। जब क्वालिटी नहीं होगी तो प्रेगनेंसी के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। राइट डॉक्टर, तो फीमेल्स में जो उनसे हेल्दी, यदि हेल्दी स्पर्म्स और हेल्दी एग नहीं रहेगा तो उनसे हेल्दी प्रेगनेंसी भी नहीं ठहरेगी, तो उनमें बार बार अबॉर्शंस के चांसेस, यदि प्रेगनेंसी ठहर भी गई तो वो अबॉर्ट हो जाएंगे या एबनॉर्मल हो जाएंगे, मिस्ड हो जाएगा, 2 मंथ्स तक ग्रो करेगा, उसके बाद वो मिस्ड हो जाएगा। इस तरह की जो चीजें अपन सुनने में आती है, मतलब नेचुरली अबॉर्शन जो नेचुरली प्रोसेस में हो जाता है वो चीज हो जाएगा, मतलब बच्चा ठहर नहीं पाएगा। यही पॉइंट आप क्लियर कर रही हैं। तो 35 एज आप कह रहे हैं, 30 to 35 एज, आफ्टर 30 यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड टेक फास्ट ट्रीटमेंट। राइट। जैसा कि डॉक्टर आपने कहा है लाइफस्टाइल मेंटेन करना है एक फीमेल को, तो उसके बारे में थोड़ा टिप्स देंगे। डाइट क्या होना चाहिए, किस तरह का डाइट एक फीमेल फॉलो करे? डाइट इज इम्पॉर्टेंट। आजकल जैसे आपने देखा है कि बर्गर, पिज़्ज़ा और सारी इस तरह के फूड बहुत पसंद करते हैं यंग जनरेशन, राइट। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि उनको ये तो ठीक है, वंस इन अ वाइल आप खाते हैं तो कोई इशू नहीं रहता है, पर एक हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सुबह भी नाश्ते में आप फ्रूट्स लें, जूसेस लें, डायरेक्ट फ्रूट लें तो वो बहुत अच्छा रहता है, दूध जरूर लें आप, और ड्राई फ्रूट्स लें जी, और खाना जैसे हरी सब्जियां ज़्यादा लें। जहाँ तक वो फास्ट फूड को अवॉइड करें, नॉर्मल खाना जो घर का खाना होता है जी, उसको आप ज़्यादा लें, तो प्रोटीन्स अच्छे से लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। एक वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन सोर्सेस क्या हो सकते हैं डॉक्टर? वेरी इंपॉर्टेंट। पनीर, दालें, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो, सोयाबीन इज अ गुड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स लें, मूंगफली, चने, ये सारा प्रोटीन डाइट हो जाता है आपका। बीन्स बेसिकली, दालें जितनी भी तरह की हैं, और पनीर काफ़ी मात्रा में। मैं तो ज़्यादा एडवाइस करती हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती हैं, रसगुल्ले खाइए, रसगुल्लों में मीठा खाना चाहिए डॉक्टर? मीठा ठीक है। ये जो एक भ्रांति है कि डायबिटीज होने का भी चांस होता है एक प्रेग्नेंट लेडी को, तो क्या मीठा खाना चाहिए? की वजह से होता है, राइट, इंसुलिन की मात्रा, एंड दैट इज टेम्पररी, राइट डॉक्टर? दैट इज टेम्पररी इन फीमेल्स, लाइक प्रेगनेंसी में हम देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कुछ चीजें मतलब कुछ बीमारियां हो जाती है, जैसे कि बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, तो क्या ये टेम्पररी होती है? हाँ, ये इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है उनमें ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है बीपी भी एंड शुगर भी। राइट डॉक्टर, आपने हेल्दी डाइट के बारे में अभी हमारे दर्शकों को गाइड किया। मैं एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर चेतना जैन, जो कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, चेतना IVF सेंटर पाल रोड से। और आपके अगर कोई भी सवाल है IVF से जुड़े हुए, इनफर्टिलिटी जो कि निसंतानता कहा जाता है, उससे जुड़े कोई भी सवाल हैं, आप हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। तो डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शुरू से आखिर तक आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया, लेकिन एक क्विक रिकैप हम करेंगे कि किस तरह से, विच इज़ द राइट टाइम एक कपल को सोचना चाहिए कि नहीं अब हमें ज़रूरत है IVF की, एंड हाउ डू यू स्टार्ट एंड हाउ डू यू काउंसिल देम? जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, यदि कपल 1 साल हो जाता है शादी को और वो चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो और नहीं हो रही, तो उनको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए, एंड बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए।
जब आप बेसिक टेस्ट करवा लेते हैं तो कभी कभी इस तरह की टेस्ट में परेशानियां उजागर हो जाती हैं जो कि जिससे आप अवेयर ही नहीं थे। तो इसलिए आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेना चाहिए आपको। जितना अपन लेट करते हैं उतना उस ट्रीटमेंट का असर कम होता है और उतना रिजल्ट कम आता है। राइट। एज फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इनफर्टिलिटी। एज फैक्टर जो कि डॉक्टर ने पहले भी मेंशन किया है कि 30+ जो फीमेल्स हैं अप टू 35 और मेन में 40 to 45 ईयर्स का जो एज फैक्टर है वो एक अलार्मिंग एज है। यस डॉक्टर। तो इसके अलावा जैसे एज फैक्टर हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, आपके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो बेसिकली आपने पहले भी बात की थी हिस्ट्री जो कि बहुत ज़रूरी है और जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। राइट डॉक्टर? टाइमली आना, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना एंड प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आके समझ के चले जाना, कुछ पेशेंट जो होते हैं उनकी आदत होती है बहुत जगह दिखाएंगे, ट्रीटमेंट कुछ नहीं लेते, इस तरह से वो अपना समय खराब कर देते हैं। राइट डॉक्टर को चूज़ करिए, राइट ट्रीटमेंट लीजिए, फॉलो करिए। ठीक है ये लेंदी ट्रीटमेंट है और कई बार पेशेंट परेशान हो जाता है, पर जो लगातार लेता रहता है ट्रीटमेंट उनको सक्सेस जरूर मिलती है। राइट डॉक्टर। कई पेशेंट तो आपको बताऊं मैं कि कुछ पेशेंट 10-10 बार IVF करा लेते हैं, मतलब उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ मैं कई बार, पर दे गेट द सक्सेस। यस। तो बेसिकली पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत जल्दी लूज भी हो जाता है। इट इज अननेचुरल। इट इज वेरी वेरी नेचुरल दैट जो कपल्स हैं वो अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, लेकिन वो IVF की तरफ अगर आप सोच रहे हैं तो बेसिकली एक प्रैक्टिकल डिसीजन आप ले रहे हैं, मेडिकल के ऊपर आप रिलाई करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा। हो सकता है किसी को जल्दी मिले, हो सकता है किसी को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगे, लेकिन चांसेस आर देयर। और जैसा कि गुड चांसेस आर देयर। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले भी बोला है कि जो आजकल की टेक्निक है मेडिकली काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है, इम्प्रूव्ड हो गई हैं, जिसके कारण ये जो टेक्निक्स हैं ये विथ टाइम रिजल्ट्स ओरिएंटेड होती हैं। राइट डॉक्टर? तो बेसिकली और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे मल्टीपल बर्थ्स की बात आपने करी थी IVF में, ये जो पूरा प्रोसेस है इसके बाद प्रेगनेंसी अचीव हो भी जाती है, लेकिन हाउ सक्सेसफुली दैट द होल प्रोसेस द चाइल्ड बर्थ तक वो पहुंचे, उसका क्या उसकी क्या गारंटी होती है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए डॉक्टर। जो भी IVF से रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं, यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो वो किसी भी नेचुरल प्रेगनेंसी में भी यदि मल्टीपल ट्विन्स होते हैं तो उसमें चांसेस ऑफ अबॉर्शंस आर मोर, बट नाउअडेज सो गुड मेडिसिन्स आर देयर। और हम लोग जैसे ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, उसमें हम बच्चेदानी के मुंह के ऊपर यदि उसकी शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह यदि खुल रहा है तो उसमें हम लोग एक स्टिच लगा देते हैं, उससे वो 9 महीने तक प्रेगनेंसी अचीव कर लेती। 9 नहीं पहुंचती तब 9th स्टार्ट होने के बाद भी यदि 36-37 वीक्स पे भी डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे अच्छे से सुरक्षित मिल जाते हैं। और IVF में जो टेक होम बेबी रेट्स होती है वो 20-25% है। टेक होम बेबी रेट्स, ये थोड़ा अगर आप क्लैरिफाई करेंगे। प्रेगनेंसी ठहर जाना 40% चांसेस, 45% चांसेस होते हैं। अब 45% में से जो फुल टर्म तक प्रेगनेंसी जी पहुंचती है और बच्चा आपको मिल जाता है वो 20% होता है। इट इज नॉट द 100%। यदि 40 लोगों को प्रेगनेंसी ठहर गई है तो वो 40 के 40 प्रेगनेंसी 9 मंथ तक जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू हो जाए, उसमें अबॉर्शंस के चांसेस आर मोर इन IVF पेशेंट्स sometimes because of BP and because of diabetes, various other factors. Yes, risk factors are also increased. तो डेफिनेटली उनको ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा केयर एंड डाइट, रेस्ट, ऑल आर इम्पोर्टेंट। राइट। तो जो परसेंट की आप बात कर रही थी डॉक्टर की, 40% चांस होते हैं कि बच्चा ठहर जाता है, लेकिन वो बच्चा डिलीवर होगा उसके चांसेस कितने रहते हैं, एक बार वो वापस अगर आप बता पाएं। 20 to 30% उसके चांसेस होते हैं कि बच्चा सेफली डिलीवर होता है। और ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि एक नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी के कितने चांसेस होते हैं, उस बारे में भी अगर आप थोड़ा बता पाएं। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो ऐसा कुछ भी नहीं होता है जी, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, पर इतना मुश्किलों से यदि IVF से प्रेगनेंसी ठहरता है, ज्यादातर बच्चों में BP की प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेडीज में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, तो उनको देखते हुए यदि ट्विन्स है
उनको सब कुछ को देखते हुए ज़्यादातर चांसेस उसमें सिजेरियन के ही रहते हैं। तो दैट इज व्हाट डॉक्टर्स सजेस्ट, सजेशन यही होगा कि आप सिजेरियन के लिए जाएं, बिकॉज ये शुरू से ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहा है और सिजेरियन भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, सो दैट द डिलीवरी इज सेफ। Yes. माँ और बच्चा दोनों ही सुरक्षित मिले। और अगर मल्टीपल बर्थ्स हैं जैसा कि आपने कहा है, उसका खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, एंड आई थिंक उसके लिए सिजेरियन ही सबसे बेटर ऑप्शन है। फॉर आपको इतनी मुश्किलों से यदि प्रेगनेंसी होती है तो कोई भी कपल रिस्क लेना नहीं चाहेगा। आप सजेस्ट भी कर दो तो वो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। ट्रू डॉक्टर। क्योंकि डिलीवरी का जो इंटरवल होता है वो लॉन्ग इंटरवल होता है, उस बीच में बच्चे को पेन्स आते हैं तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। इट इज नॉट कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, पर चांसेस आर, रिस्क फैक्टर आर मोर। डॉक्टर एक आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे, जो बच्चा डिलीवर होता है वो कितना हेल्दी होता है आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द पेरेंट्स एज वेल एज द डॉक्टर, वो उसके क्या चांसेस रहते हैं हेल्दी होने? हेल्दी बच्चा रहता है क्योंकि टाइम टू टाइम हम लोग उसकी सोनोग्राफी, टाइम टू टाइम उसके कुछ डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट सारे करवा लिए जाते हैं। ऐसे उसमें यदि कोई प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होती तो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, पर नॉर्मल प्रेगनेंसीज यूजुअली होती है। राइट डॉक्टर। सो दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चेतना जैन, और हमने काफ़ी सारी बातें की हैं आईवीएफ टेक्निक से जुड़ी एज वेल एज इनफर्टिलिटी से जुड़ी, जिसे हम निसंतानता कहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और आई रियली होप कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हमारा ये शो रहा आज का, और अगली बार हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, अलविदा।